दूसरी थ्योरी पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, और इसी थ्योरी को अपन बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का ही एक थर्ड नेम और है एब्सोल्यूट रेट थ्योरी। एब्सोल्यूट रेट थ्योरी, एब्सोल्यूट रेट थ्योरी। देखिए इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं। इसमें अपन क्या पढ़ते हैं, कोलिजन थ्योरी में तो अपन ने पढ़ा था कि कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अपन एक सॉलिड स्फीयर मान लेते हैं, जबकि इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं। इसमें अपन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को सॉलिड स्फीयर नहीं मानते हैं। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं। नंबर 1 कि रिएक्टेंट कैन नॉट convert into product, cannot convert into product, reactant cannot convert into product without formation of activated complex. Activated complex it means कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले उस रिएक्शन में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का बनना जरूरी है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ही फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। नंबर 2, इस थ्योरी का जो सेकंड पोस्टुलेट है वो ये है कि देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एक्टिव मास है, उनका जो मोलर कंसंट्रेशन है, उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। और नंबर 3 दो पोस्टुलेट्स अपन ने पढ़ लिए, और नंबर 3 है वो क्या है, in reaction a highly energetic or unstable transition state is formed। इस रिएक्शन में एक हाईली एनर्जेटिक और अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनती है, in which a simultaneously process of bond breaking and bond formation is involved। ठीक है बेटा, कि इस थ्योरी के अंदर जो हाईली एनर्जेटिक यानी कि अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनती है, उसमें रिएक्टेंट्स के बीच में ओल्ड बॉन्ड होंगे, उनका टूटना शुरू हो जाता है, और रिएक्टेंट्स और जो टूटे हुए बॉन्ड्स हैं या फिर नए बॉन्ड्स बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस चीज को कि एक हाईली एनर्जेटिक और अनस्टेबल जो इंटरमीडिएट स्पीशीज बनती है, जिसको अपन बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जिसको अपन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे, उसमें रिएक्टेंट्स के बीच में पुराने बॉन्ड टूटना शुरू हो जाते हैं और नए बॉन्ड बनना शुरू हो जाते हैं, और दोनों बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के साइमल्टेनियसली होते हैं, यानी दोनों के प्रोसेस साथ साथ होते हैं। ठीक है, एंड इन दिस स्टेट bond are loosely bonded atoms, मैं यहां पे लिख देता हूं, इसी को ऐड कर देता हूं, loosely bonded atoms are far apart। और जो बॉन्ड टूटने पर जो
एटम्स बन रहे हैं, जो वो एटम्स लूज हो रहे हैं, वो एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर हो जाते हैं, क्योंकि जब बॉन्ड कमजोर होएगा, धीरे धीरे टूटेगा, तो बॉन्ड एक दूसरे से दूरी पर होंगे। दूरी पर होने के कारण से क्या होगा, उनके बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो बॉन्ड इजीली टूट जाएंगे। और एक लास्ट पोस्टुलेट अपन ये कह सकते हैं कि इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो हाई एनर्जेटिक होगी, और वही एक एनर्जी बैरियर होगा इस रिएक्शंस में। यानी कि इन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज द एनर्जी बैरियर। यानी इस थ्योरी के अंदर जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो वही एक एनर्जी बैरियर होता है जिसको क्रॉस करके रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है। और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में जो स्पीशीज बन गई है उनके बीच में कोलिजन होता है, वो इफेक्टिव कोलिजन होता है। इफेक्टिव कोलिजन होने पर ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाते हैं। और इफेक्टिव कोलिजन कैसे होगा, जब उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होगा। ओरिएंटेशन प्रॉपर कैसे बड़ा, ठीक है, ओरिएंटेशन प्रॉपर कैसे होगा, इसको अपन इस चीज से समझ सकते हैं। ओरिएंटेशन प्रॉपर कैसे होगा, देखिए अपने पास में एक रिएक्शन है, अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है हेलो एल्केन, जिसमें पढ़ा था SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। टर्शियरी एल्किल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के थ्रू होता है, जबकि प्राइमरी केटाइंस का सब्स्टिट्यूशन करते हैं अपन तो वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है। प्राइमरी एल्किल हैलाइड का सब्स्टिट्यूशन करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है। तो इसी प्रकार से मेरे पास में एक एग्जांपल है क्लोरोमेथेन प्लस इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करें, ये SN2 पाथ से होती है तो अपने पास में मेथेनॉल बनता है। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे शो करते हैं अपन, देखिए इस रिएक्शन को अपन प्रॉपर ओरिएंटेशन के माध्यम से यूं तरह समझ सकते हैं HCl, और ये अटैकिंग स्पीशीज है मेरे पास, ये कोई भी लिविंग ग्रुप है, ये अटैकिंग स्पीशीज है। यदि इसका ओरिएंटेशन यो रहे और इसका ओरिएंटेशन यो, तो इनके बीच में कोलिजन हो ही नहीं पाएगी, और कोलिजन नहीं होगी तो रिजल्ट क्या रहेगा, नो प्रोडक्ट। रिजल्ट क्या रहेगा बेटा, नो प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इफ देखिए अब क्या होता है, H यानी ये हाइड्रोजन अटैच है इसके साथ में, ये H एंड ये Cl। अब इसमें जो अटैकिंग स्पीशीज है इसका ओरिएंटेशन और इसका ओरिएंटेशन यो हो तो एक ट्रांजिशन स्टेट अपने पास में बनती है, क्योंकि इफेक्टिव ओरिजिन होगा तो ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ का रिएक्शन सेंटर कार्बन है, ये अटैकिंग स्पीशीज है, यहाँ रिएक्शन सेंटर कार्बन है, इस पर अटैक करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा, बल्कि इसकी तो डायरेक्शन अपोजिट होगी तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। अब इसमें अटैकिंग स्पीशीज डायरेक्ट रिएक्शन सेंटर पे अटैक कर रहा है तो यानी प्रॉपर डायरेक्शन में है, इसलिए रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। इसमें क्या होने वाला है, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा बेटा, ये क्या होगा, सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और मैंने क्या कहा था कि ट्रांजिशन स्टेट में एक साइमल्टेनियसली प्रोसेस होता है बॉन्ड फॉर्मेशन का और बॉन्ड ब्रेकिंग का, ठीक है, साथ साथ बॉन्ड बनना शुरू होंगे, साथ साथ बॉन्ड टूटना शुरू होंगे, और फाइनली स्टेट में जो लिविंग ग्रुप है अपार्ट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए C धीरे 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 यहां से Cl टूटना शुरू होगा एंड OH यहां से धीरे धीरे बॉन्ड बनना शुरू होगा। ये जो स्टेट बन गई उसको अपन बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट, और इसी को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये हाईली एनर्जेटिक होती है इसलिए हाईली अनस्टेबल होगी। लास्ट स्टेट में क्या होगा, लास्ट स्टेट में देखिए OH बन जाएगा बड़ा, और ये CH3 में डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको CH3OH प्लस ये लिविंग ग्रुप अपार्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इस टाइप से ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी कंप्लीट हुई। इसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन कैसे होता है, ठीक है बेटा। अब अपन इसी के लिए एब्सोल्यूट रेट थ्योरी के लिए, एब्सोल्यूट रेट थ्योरी के लिए अपन रेट कांस्टेंट पढ़ेंगे, ठीक है। रिएक्शन है A प्लस B, मैंने क्या बताया, ये
इक्विलिब्रियम में होंगे और अपने पास में बनेगा ए बी, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यानी कि ट्रांजिशन स्टेट, और लास्ट में ये सी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट, और ये दोनों यहां पर है रिएक्टेंट, दोनों यहां पर क्या बेटा रिएक्टेंट। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या एब्सोल्यूट रेट थ्योरी कहती है कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू अपन कैसे निकाल सकते हैं, इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इनटू डिकम्पोजिशन फ्रीक्वेंसी, किसकी, डिकम्पोजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी कि डिकम्पोजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एब्सोल्यूट रेट थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन तथा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की डिकम्पोजिशन फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी रिएक्शन के लिए अपन लागू करें, ठीक है, तो अपन कैसे लिख सकते हैं बेटा इसको, माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, ए बी, और डिकम्पोजिशन फ्रीक्वेंसी उसको न्यू मान लेता है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं अपन, इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू ऐसे, देखो ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, के इक्वल टू ए बी ए एंड बी, ठीक है बेटा। इस इक्वेशन के लिए अगर इस जनरल इक्वेशन को अपन कंसीडर करें तो इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के स्टार इक्वल टू ए बी स्टार अपॉन ए इनटू बी, यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। तो अपने पास में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, के स्टार मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी कि एक्टिव मास ऑफ ए इनटू एक्टिव मास ऑफ बी। ओके, अब इस वैल्यू को अपन पुट अप करते हैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा अपने पास में माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू, इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट अप कर दूं, के स्टार ए इंटू पी और क्या वी, यानी कि डिकम्पोजिशन फ्रीक्वेंसी, और डिकम्पोजिशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है के टी अपॉन एच, के टी अपॉन सॉरी के टी अपॉन एच, यहां पर ये के टी अपॉन एच, और यहां पर के क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज अपन लिख देते हैं, के है बेटा यहां पर के इक्वल टू वोल्टेजमान कांस्टेंट, वोल्टेजमान कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टी क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड एच इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट, एच इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत है, अपने पास में ये वैल्यूज आ जाएगी इनटू, अब अपने पास में एक रेट ऑफ रिएक्शन होती है, प्रैक्टिकली अपन या एक्सपेरिमेंटली जो रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं वो क्या होती है, इसको मैं इक्वेशन 1 मान रहा हूं। एक्सपेरिमेंटली जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है माइनस टी ए अपॉन डी टी, इसी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू के ए और पी, के ए और पी, इक्वेशन 2 क्लियर दिख रहा है। अब माइनस डी अपॉन डी टी दोनों का यदि दोनों इक्वेशन का अपन कंपैरिजन करें तो अपने पास में क्या है वैल्यू आने वाली है बेटा, देखिए दोनों का अपन कंपैरिजन करें तो अपने पास में वैल्यू आएगी
K into A into B equal to K star active mass of A into active mass of B K T upon H। यहां से क्लियर दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? अब देखिए A इंटू बी, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो अब फाइनली डाटा मेरे पास में आएगा, यहां से दिख रहा है? फाइनली डाटा मेरे पास में आएगा कि रेट कांस्टेंट विल बी के स्टार इनटू के टी अपॉन एच, यानी एब्सोल्युटली रेट थ्योरी, जिसको अपन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन यानी सॉरी रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी के इक्वल टू के स्टार इनटू के टी अपॉन एच, और के स्टार यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इनटू के बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड एच प्लैंक कांस्टेंट, यानी एब्सोल्युटली रेट थ्योरी में रेट कांस्टेंट होगा वो एब्सोल्युटली टेम्परेचर प्लैंक कांस्टेंट इनके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ये अपने पास में थी एब्सोल्युटली रेट थ्योरी, जिसको अपन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के माध्यम से ये होती है। और क्या इसको अपन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना था। अब बेटा दोनों थ्योरी पढ़ने के बाद में कोलिजन की दो थ्योरी, कौन सी, एक तो कोलिजन थ्योरी और एक एब्सोल्यूट रेट थ्योरी, इनको पढ़ने के बाद में अपन कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे कैटालिस्ट से रिलेटेड, ठीक है? तो चलो हो जाओ शुरू, इन दोनों को अच्छी तरह से पढ़ लेना, और यहां से नीट यानी इनको पढ़ाने के बाद में इस टॉपिक इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपके नीट वगैरह में या फिर जी एग्जाम में नहीं आया हो। यस, मेरे पास में पहला क्वेश्चन है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए नॉन कैटालाइज्ड रिएक्शन एट 30 यानी टी की वैल्यू, फर्स्ट क्वेश्चन है टी की वैल्यू है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए नॉन कैटालाइज्ड रिएक्शन, तो यानी ई नॉन कैटालाइज्ड यानी अनकैटालाइज्ड, अनकैटालाइज्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है 103.14 किलो जूल पर मोल of the same reaction catalyzed by an enzyme is, और एक्टिवेशन एनर्जी यानी कैटेलाइज्ड की एक्टिवेशन एनर्जी, और अपन जानते हैं कि कैटलिस्ट जो होता है किसी भी रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा। जब अनकैटेलाइज्ड एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू इतनी है तो कैटेलाइज्ड एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू तो इससे कम ही होगी, तो वो कितनी है 20 किलो जूल per mole. How many times the rate of reaction increase in presence of catalyst? तो इसका मतलब यह है कि इस प्रेजेंस की कैटलिस्ट में ये रिएक्शन कितने गुना बढ़ेगी। तो अपने पास में एक एग्जांपल था, क्या बताइए? अभी अपन ने पढ़ा था के कैटलिस्ट अपॉन के अनकैटलिस्ट, अनकैटलिस्ट इक्वल टू फॉर्मूला क्या था बेटा, ई की पावर, सीधा लिख रहा हूं मैं, ई की पावर एक्टिवेशन एनर्जी अनकैटलिस्ट प्लस सॉरी माइनस एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट अपॉन आर टी, ये फॉर्मूला था। सिंपल सी बात है क्या? अगर अपन इसको लिखते हैं के कैटलिस्ट अपॉन के अनकैटलिस्ट, ई अनकैटलिस्ट की वैल्यू कितनी, ये है 103.14 माइनस कैटलिस्ट में कितने बढ़ाइए 20.00। अब देखिए ये जो वैल्यूज हैं वो किलो जूल में है, और रेट कांस्टेंट जो होता है अपना जूल में होता है, और किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए अपन कर देते हैं यहाँ पर 10 टू पावर 3 जूल, क्योंकि ये
इसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर केल्विन पर मोल। ये ऑलरेडी जूल में है तो इसको भी अपन जूल में कन्वर्ट करने के लिए कर लेंगे। 8 आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू टी, और यहाँ टी है तो इसको केल्विन में देखो 273, तो ये हो जाएगा 3110 केल्विन। तो ये हो जाएगा 3110। सोल्व करो, क्या होगा? देखिए e की पावर 103.14 माइनस 20, तो इसका मतलब ये होगा बेटा कितना होगा? 83.14 इंटू 10 टू पावर 3, और ये है 8.314 इंटू 310, या 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 83.14, ये दोनों कैंसिल। तो अब अपने पास में आ जाएगा इक्वेशन, कैसे बन जाएगा? K कैटलिस्ट अपॉन K अनकैटलिस्ट इक्वल टू E की पावर, ये से ये कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 10 टू पावर 3 यानी 1000 अपॉन 31। तो इसका लॉग लें, लॉग KC अपॉन K अनकैटलिस्ट, कैटलिस्ट अपॉन अनकैटलिस्ट, और इसका हो जाएगा इसकी पावर 100 अपॉन 31। ओके, तो ये हो जाएगा क्या? ये होगा लॉग KC अपॉन K अनकैटलिस्ट इक्वल टू 1000 अपॉन 31 इंटू 2.303, और ये होगा बेटा log KC अपॉन KU इक्वल टू 1000 अपॉन ये हो जाएगा 62 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ आएगा, यानी 62 पॉइंट या कितना भी आएगा, नियर अबाउट जितना हो। अपन देख लेते हैं इसको कैलकुलेट करके। ये होगा 31 इंटू 2.303, ये हो जाएगा 31, तो ये होगा 2.303 इंटू 31, तो इसकी वैल्यू जितनी आएगी ये है मेरे हिसाब से 71, और ये होगा लगभग 14। तो log KC अपॉन KU इक्वल टू 14, तो KC अपॉन KU इक्वल टू एंटीलॉग 14, तो ये वैल्यू हो जाएगा 10 टू पावर 14। वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 10 टू पावर 14। इसका मतलब ये हुआ कि उस रिएक्शन में कैटलिस्ट को ऐड करने पर, उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन पहले से कितना गुना बढ़ जाएगा? 10 टू पावर 14। उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा पहले के कंपैरिजन में 10 टू पावर 14। आप ये कैलकुलेशन एक बार देख लेना इजीली, है ना? यस, समझ में आया? कोई दिक्कत है? आप इसको समझ लेना बड़ा इजीली। अब सेकंड न्यूमेरिकल अपन करते हैं, रख कर दूं? The rate constant for a first order reaction is determined by equation. सेकेंड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है ln of k यानी कि सेकेंड इनवर्स इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू पावर 14 अपॉन टी। तो व्हाट इज द EA फॉर द रिएक्शन? किसी भी रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट की इक्वेशन अपने को क्वेश्चन में ये दी हुई है
तो अपन उस रिएक्शन के लिए ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए अपने पास में एक इक्वेशन होती है एल एन ऑफ के इक्वल टू एल एन ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। पहली इक्वेशन और क्वेश्चन में दूसरी इक्वेशन है, तो यानी क्या एल एन ऑफ के इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू पावर 14 अपॉन 14 है या 24 है, कितना 4 है, सॉरी यहाँ पर 4 है, अपॉन आर टी। इक्वेशन 2, इक्वेशन और 1 2 का अपन कंपैरिजन करेंगे। अपने को एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, तो इससे ये कैंसिल, तो अपने को क्या देखना है माइनस ई ए अपॉन आर टी इक्वल टू माइनस 1.25 इंटू 10 टू पावर 4 और ये हो जाएगा बेटा आर टी। तो आर टी से टी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी विल बी 1.25 इंटू 10 टू पावर 4 इंटू आर इधर, तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इसको आप सोल्व करना, ठीक है। ये टेम्परेचर ये किस में है, एक्टिवेशन है, ये जूल पर, ये जूल पर मोल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो अपने पास में जितना भी आंसर आएगा वो हो जाएगा, ठीक है बेटा। कोई प्रॉब्लम आएगी इससे? अब दूसरा क्वेश्चन इसी का, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट एट 500 केल्विन टेम्परेचर? व्हाट इज द रेट कांस्टेंट एट 500 केल्विन टेम्परेचर? चलो अपन इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं। ये कितना आएगा, ये कि 1.25 इंटू 10 टू पावर 4, टी से टी कैंसिल आर, तो जनरली ये होगा 1.25 इंटू 8.314, ये हो जाएगा 10.3925। तो ये हो जाएगा अपनी वैल्यू 10.3925 इंटू 10 टू पावर 4 और ये जूल एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इजीली यहाँ है, ये इक्वेशन है, अपने को दोनों का कंपैरिजन करना, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, अपने को एक्टिवेशन एनर्जी निकाल, तो इसका मतलब इन दोनों स्टेप्स का अपन कंपैरिजन करेंगे। माइनस ए अपॉन आर टी इक्वल टू माइनस 1.25 इंटू 10 टू पावर 4 आर टी, टी से फिर टी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये ए की वैल्यू निकाल लेंगे इजीली, ठीक है। अब इसी का सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या, इसको रख कर रहा हूं। 500 केल्विन टेम्परेचर पर अपने को रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है 500 केल्विन टेम्परेचर पर। तो देखिए इसी इक्वेशन से करते हैं अपन, एल एन ऑफ के इक्वल टू 4.34 माइनस ये 1.25 इंटू 10 टू पावर 4 अपॉन टी 500 केल्विन, ठीक है बेटा। अब ये 2, तो यहां पर लिख देते हैं अपन सिंपल, एल एन ऑफ के 14.34 माइनस ये 2 तो यहां कैंसिल करते हैं अपन, यहां लिख देते हैं 10 टू पावर 2 और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, इसको अपन सोल्व करेंगे 10 टू पावर 2 125 अपॉन 5, इसका मतलब 25, तो ये हो जाएगा एल एन ऑफ के इक्वल टू, अब इसको लेस कर लीजिए कितना आएगा, ठीक है। देखते हैं, यानी इसको सोल्व करो, 25 माइनस 14.34 और ये होगा 10.66, तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास में माइनस 10.66। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा अपने पास में 10.66। तो देखिए अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो इसको देखो log इंटू के इक्वल टू माइनस 10.66 अपॉन 2.303,
राइट। तो log k इक्वल टू ऑफ 10.66 डिवाइडेड बाय 2.303 इक्वल टू क्या होगा 4.6287। तो अपने पास में आ जाएगा -4.6287 ठीक है बेटा। log k की वैल्यू यह है, तो k की वैल्यू क्या होगी, एंटी log k की वैल्यू हो जाएगी एंटी log ये किसका -4.6287। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन प्रॉब्लम्स को अपन विदाउट लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम टेबल के सोल्व नहीं कर सकते हैं। एनसीईआरटी 12th क्लास की एनसीईआरटी उसके लास्ट पेज में आपको देखना कि इसकी एंटी लॉग वैल्यू क्या होगी, इसकी एंटी लॉग वैल्यू होगी वो k की वैल्यू होगी। ठीक है बेटा, इसकी एंटी लॉग वैल्यू होगी वो ही लगभग इसकी k की वैल्यू होगी। ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप इसको सोल्व कर लेना। तो आप जहां तक मेरा मानना है कि k इक्वल टू और ये तो इसमें ये हो गया डेसिमल, इसको अपन बोलते हैं मैंटिशा, इसको अपन बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। और एंटीलॉग टेबल देखोगे आप तो कि एंटीलॉग टेबल में जो वर्टिकल कॉलम होते हैं 0.00 से 0.99 तक, तो उसमें 0.62, तो 0.62 की वैल्यू मिलेगी आपको मेरे हिसाब से ये 4246 के लगभग, शायद 4246, कंफर्म नहीं है मगर आप एक बार देखना 4246, क्योंकि 0.62 जो वर्टिकल कॉलम है और हॉरिजॉन्टल कॉलम में 0.62 के बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में 8 के नीचे आप आके देखोगे तो मेरे हिसाब से शायद 4246 आएगी। और 7 की वैल्यू इसमें आप जोड़ोगे तो शायद वो 6 है। ठीक है नहीं, ये मेन डिवाइजन 6 होगा तो ये हो जाएगा 4 2, ये हो जाएगा 5 2 नियर अबाउट इतना। और ये कितना है बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स -4 है और कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में होता है तो n-1, तो -4 इंटू -1 -5, तो ये हो जाएगा लगभग 5 छोड़ के डेसिमल लगाएंगे एक नहीं अपन, तो इसकी वैल्यू आने वाली है 4.252 इंटू 10⁻⁵ के लगभग, नियर अबाउट। रेट कांस्टेंट है नहीं, इसकी जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सेकंड इनवर्स। तो अपने लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर में अपन एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड, ट्रांजिशन स्टेट से रिलेटेड और ये रेट कांस्टेंट रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो लगभग सोल्व कर लिए हैं। आप इन वीडियोस को देखना अच्छे से, और एक बार देखने के बाद आप खुद एनसीईआरटी बुक से इनकी प्रैक्टिस करना, और एनसीईआरटी बुक से एक दो बार आप क्वेश्चन करोगे, क्योंकि इतने लेंथी वाले जो क्वेश्चंस हैं वो किसी भी एकेडमिक एग्जाम में या बोर्ड में ही आने वाले हैं, जबकि नीट एग्जाम में या जी एग्जाम में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो तो उसमें सिर्फ कॉन्सुल बेस्ट क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को यदि आप सॉल्व करोगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और तब फिर आप क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। ठीक है बेटा, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना। तो मेरे हिसाब से लगभग कंप्लीट है ये चैप्टर, और अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।